हेलो हेलो। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में, किसके बारे में? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के। आज फिर से हम 5 मिनट में जो है ना पूरा को रिवीजन कर देते हैं एक बार, ठीक है, कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। ए भाई मेरे याद रखना कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। उपयोग जो है ना उसका निम्नलिखित है। चूंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब देता है। अवतल दर्पण जो होता है निकट रखी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब देता है? सीधा प्रतिबिंब देता है, वस्तु का सीधा तथा आभासी और प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण? आभासी, जैसे कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए वो सीधा देता है। और इसीलिए बड़ा वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है हजामती यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण के रूप में किया। मतलब दाढ़ी बनाने के लिए हमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना जी? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये सब कल हम बढ़िया से बताए थे। टॉर्च जो होता है, टॉर्च में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के मतलब गाड़ी जो होता है उसके हेडलाइट जो होती है ना अगला, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया। अब देखो भाई मेरे, दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब रोगियों के नाक, रोगियों के फिर कान, गले, दांत, ये सबको जांच के लिए, किसके लिए? जांच के लिए डॉक्टर जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग करते। डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो किसी प्रकाश स्रोत जैसे कि बिजली के बल्ब से आते प्रकाश को एक छोटी सी जगह पर क्या कर देता है? कल ये भी बताए थे कि सौर भट्टियों जो होता है, सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों का द्वारा छोटे जगह पर केंद्रित किया। इससे पता चलता है कि उष्मा से कई प्रकार के उपयोग में उष्मा से कई प्रकार के उपयोग लिए जाते। जैसे कि सौर सेलर देखा था ना, बताए थे ना कि नुनुवती कॉलेज में तो लगा हुआ बहुत सारा सौर सेल। क्या देखना? अरे पैनल लगा होता है, ठीक है। तो वो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग? अवतल दर्पण का। तो ये एक चीज तो समझ में आ गया। कल चिर परिपाटी में बताए थे, ठीक है, ये सब बता दिए हैं। आगे देखो। अच्छा, उत्तल दर्पण का उपयोग देख लो आगे क्या है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या कल बताए थे ना? उत्तल दर्पण का उपयोग क्या हो सकता है? अब यहाँ पर देखो, स्कूटर है, मोटर कार है, बस है इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, किसके रूप में? और पीछे ने देखने के आईने में, पीछे देखने के आईने में। अरे आंख तुम्हारा खराब नहीं है, थोड़ा सा धुंधला है इसमें। अच्छा, उसके बाद एक किया जाता है, कल ये सब बताए थे ना। कल ये भी बताए थे कि उत्तल दर्पण को कहां पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा कि अगर उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे, कहां रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा? और आभासी रहेगा तो आप फिर क्या बराबर। और ध्रुव तथा अनंत के बीच, दर्पण के अगर ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे, किसको? अगर वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, और ध्रुव तथा फोकस के और प्रतिबिंब कैसा और आभासी रहेगा तो। और आकार में अगर वस्तु को कहां रखते हैं, कहां रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा, और कैसा, और आकार में। बोलो यहां तक लग समझ में आया? चलो ये सब तो हम पढ़ा दिए थे ना। अच्छा अच्छा, गोलीय दर्पण को जो है किससे मापा जाता है? सभी दूरियां जो होती है, गोलीय दर्पण की सभी दूरियां जो होती है, गोलीय दर्पण की सभी दूरियां, पागल है रे बत ही कहीं का दम, इसीलिए हमको गुस्सा आता है ना।
कि अगर अभी खा रही है कि क्या करे, तुम लोग को यही काम है ना, तुम अपना ध्यान दो ना यहाँ। गोलीय दर्पण की जो सभी दूरियां होती है ना, गोलीय दर्पण की सभी दूरियां जो होती है, चुप रहना सब, हम बोल रहे सुनना पहले, तो सुन, तो किताब निकाल देख। गोलीय दर्पण की सभी दूरियां जो होती है ध्रुव से मापी जाती, गोलीय दर्पण की सभी दूरियां जो होती है किससे मापी जाती है, ये बात कल बताए थे हम, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, चलिए एक चीज और इतना जान जाइए कि इसमें एक आपको कुछ नहीं पढ़ना है, खाली इतना याद रखिएगा कि उत्तल रहेगा तो हमेशा प्लस होता है और अवतल रहेगा तो हमेशा, बाकी सब उतना जरूरी नहीं है। आगे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में अब नहीं पूछता लेकिन पहले पूछता था कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। तो भाई मेरे एक बात याद रखना कि गोलीय दर्पण के लिए, किसके लिए, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी, एक बात याद रखिएगा कि वस्तु दूरी जो होता है, वस्तु दूरी को यू द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा, वस्तु दूरी को किसके द्वारा सूचित करते हैं, यू के द्वारा सूचित करते हैं, जबकि प्रतिबिंब दूरी जो होता है उसको भी द्वारा सूचित करते हैं। और भाई मेरे प्रतिबिंब को किसके द्वारा, अगर भी रहेगा इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया, भी को किसके द्वारा, अच्छा एक बात है, फोकस दूरी को स्मॉल एफ के द्वारा पढ़ाए थे। अच्छा तो एक बात याद रखिएगा कि बीच अगर संबंध करे तो एक सूत्र बताया जा सकता है, वो क्या बताया जा सकता है, जिसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, अच्छा ये बताओ हमें ये कौन सा सूत्र है, तो दर्पण सूत्र है। कौन सा सूत्र है, अगर दर्पण सूत्र पूछेगा, क्या पूछेगा, अगर दर्पण सूत्र पूछेगा तो 1/f क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, अगर दर्पण सूत्र अगर हम कल पूछ देंगे, बोलो मेरे साथ, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, समझ में आया, कुछ याद हुआ। कल हम ये पूछेंगे कि मुन्ना ये बताओ कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, यहां ध्यान दो ना, अगर हम पूछ देंगे, जानते हो नहीं पिट रहे, नहीं पिट रहे, पिटना स्टार्ट कर देंगे बहुत, एक आध क्वेश्चन हम पूछेंगे मुंह पर याद होना चाहिए। बहुत मजाक कर रहे हो तो अपने जीवन के साथ, हमको एक आध क्वेश्चन जैसे समझा रहे सारे याद होना चाहिए तुमको, ध्यान यहाँ रखो, तुम यहाँ पढ़ने आए हो, कोई बकवास करने नहीं आए हो। अब एक मिनट सुन लो, मेरे बात पहले सुनो, ये एफ जो होता है, एफ जो होता है वो क्या होता है, फोकस दूरी, एफ क्या होता है जी, फोकस दूरी होता है, एफ क्या होता है, जबकि यू जो होता है, यू क्या होता है, यू को भी हमने क्या बताया था, यू को हमने बताया था वस्तु दूरी, बताए थे ना जी, क्या बताए थे, वस्तु दूरी, कोई दिक्कत है। और भी को जो क्या बताए थे, प्रतिबिंब, क्या चीज है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की, देख लो समझ में आया ना। तो सिर्फ इतना याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछ देगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है मुन्ना, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, याद हो जाएगा। हाँ बुआ बोलो, हाँ बिल्कुल, इसका जब अति लघुतरीय प्रश्न होगा ना उसमें सारा दिया होगा, वो सब हम बता देंगे, ठीक है। अभी पहले पढ़ लो, ठीक है, अभी किताब तो खत्म करने दो पहले पढ़ाकर। चलिए अच्छा, आपको हम ये भी बताए थे कि f बराबर r/, बताए थे ना कि वक्ता त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है किसकी, फोकस दूरी, फोकस दूरी आधी होती है वक्ता त्रिज्या की, क्या होती है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ही लिखा है, देखो यहाँ पर एफ की जगह पर क्या लिख दिया है, 2/r लिख दिया है, क्योंकि अरे पागला एक मिनट, अरे यहाँ देखो 1/f था तो 1/f, एफ की जगह पर r/2 लिखा, तो नीचे वाला 2 कहाँ चला गया,
ऊपर में 2/f हो गया, तो वही वही चीज माना लिखल है। हाँ, अब समझ में आया? अच्छा, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। जब u भी तथा f तीनों राशियों में किन्हीं दो राशियों के मान उचित चिन्ह यानी कि परिपाटी के अनुसार के साथ दर्पण सूत्र समीकरण इतना में रखा जाता है, इस सबसे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है दर्पण सूत्र, ठीक है, कि दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, कभी भूलेगा? मेरे ख्याल से नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे आपको क्या पढ़ना है बउआ, आगे आपको ये पढ़ना है, सुनिए 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 बउआ, दर्पण सूत्र के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? तो किसी गोलीय दर्पण के लिए, ये चित्र में दिया गया है 1.3 है ना, ये चित्र को देख रहा है। फिर क्या रहा कि ध्रुव P से वस्तु O की दूरी, किसकी दूरी? O की दूरी, वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी का, नहीं सॉरी, वस्तु दूरी का दूसरा नाम होता है बिंब दूरी। क्या नाम होता है? और इसे जो होता है u द्वारा सूचित किया जाता है। अभी बताया ना जी कि अच्छा एक बात है कि वस्तु दूरी बोलो या बिंब दूरी बोलो एक ही होता है, ठीक है। और वस्तु दूरी को किसके द्वारा सूचित करते हैं? अभी बताए थे ना जी। अच्छा, ध्रुव से प्रतिबिंब I की दूरी यानी कि प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को किसके द्वारा? बताए ना कि प्रतिबिंब दूरी को किसके द्वारा? और ध्रुव से दर्पण के फोकस की दूरी यानी कि PF को फोकस दूरी कहते हैं। बताए थे फोकस दूरी किसको कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये सब पढ़ाए थे ना जी। और फोकस दूरी को किसके द्वारा? स्मॉल f के द्वारा सूचित किया। और ध्रुव P से दर्पण के वक्ता केंद्र C की दूरी को P यानी कि PC को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, और इसे जो है कैपिटल R के द्वारा निरूपित किया। ये सब तो पढ़ा दिए, समझ में आया ना? क्या क्या समझा? U का मतलब वस्तु दूरी, V का मतलब, और F का मतलब फोकस दूरी, और R का मतलब वक्ता त्रिज्या। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, कुछ याद हुआ? कोई दिक्कत? चलिए आगे आपको पढ़ना है आवर्धन के बारे में। किसके बारे में? आवर्धन में एक बात याद रखिएगा, एक में देखो क्या लिखा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ए बउआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? अच्छा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, किसके ऊंचाई? एक बात हमेशा याद रखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता। किसके अनु? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन को स्मॉल m के द्वारा सूचित किया। अब हम इसको चित्र बना के भलती लिख के समझाते हैं। देखिए, अगर आपसे कल हम पूछ दें कि बउआ बताओ कि आवर्धन बराबर क्या सूत्र बनेगा, तो सुनिए, हमने क्या बोला जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या जी? प्रतिबिंब की, अब बटा में किसको? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की को क्या कहते हैं? कि अनुपात, अनुपात के मतलब बटा, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर और नीचे में वस्तु की, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ में आया? हमको रटवाना नहीं, समझाना है बउआ, और अभी याद हो जाएगा। अब दिमाग में रखो कि आवर्धन जो होता है, आवर्धन जो होता है ऊपर में प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊपर में, और नीचे में किसका? अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, बटा में के अनुपात, के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? अच्छा, प्रतिबिंब को देखो, एओ के एच मानना है, एओ देखो प्रतिबिंब को क्या? एच डैश, और ये क्या एच। देखो यहां पर याद रखिएगा, जो वस्तु दूरी, वस्तु की ऊंचाई होता है वो एच होता है,
और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या मान लिए, एच डैश। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब को तो डैश द्वारा सूचित करते हैं ना जी। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, एच डैश। ठीक है, तो एम बराबर सूत्र क्या बन गया, एच डैश बटा, कुछ याद हुआ, समझ में आया, हमको याद करवाना था, याद हुआ, कुछ दिमाग में आया, समझाना था, समझ में आ गया बढ़िया से। तो अगर हम कल ये पूछे कि आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है मुन्ना, बताओ रे। ए लड़का तुम बताओ ना क्या होता है प्रतिबिंब आवर्धन बराबर सूत्र। हाँ, बटा में वस्तु की, और एम बराबर आवर्धन को किसके द्वारा, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश और वस्तु की ऊंचाई को, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो, तो ये सारे सूत्र याद रखिएगा। चलिए, तो ये खत्म हो गया ना जी, आप तो ये सब समझ में आ गया, यहाँ पर सिद्ध भी किया है। ठीक है, अच्छा आगे आपको क्या पढ़ना है, आपका चैप्टर ये समाप्त है। आपको एक सरणी में दिया हुआ है, पढ़े, प्रकाश के बारे में पढ़े हो ना जी, लास्ट है किताब में, प्रकाश के बारे में क्या पढ़े बताओ तो, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है बताओ। तो उसको दिया है ऊर्जा, मतलब प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो देखो, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम वस्तु को, उसको हम क्या कहते हैं, जितना चीज पढ़े हो ना किताब में, उसमें मेन चीज दिया हुआ है, सबको रिपीट किया है, नहीं समझा। अच्छा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता उसे क्या कहते हैं, क्या हम पढ़ाए थे। अच्छा, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है, कुछ भगवान का दिया हुआ है प्रकाश और कुछ मानव मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको क्या कहते हैं, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। ठीक है, ये सब पढ़ाए थे ना। अब देखो, प्रकाश सरल रेखा में चलती है, प्रकाश किस रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलती है, इससे पढ़ाए थे ना। अच्छा, एक मिनट समझो, अरे प्रदीप्त ने जिससे प्रकाश निकलता है। चलो एक मिनट, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का क्या कहते हैं, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का। अच्छा, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, आप सारी किरण पुंज, समांतर और सब पढ़ाए हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर, पारदर्शी पदार्थ कहलाता। संजीत जाओ तो नीचे देखो तो कौन हल्ला कर रहा। और वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देते हैं उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, सब पढ़ाए थे। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते। पहला नियम बताए थे। दूसरा में क्या बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता, इसे बताए थे टोटल, समझ में आ रहा है ना। चलो, ए बुआ, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होती है। अच्छा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती, जिससे बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है, उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। काय प्रकार के, एक कौन कौन। अच्छा, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है क्या कहलाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है। अच्छा, इसे पर्दों पर प्राप्त किया, किस प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त किया जाता है,
कितना सुंदर से याद करवाए। चलो आगे देखो, किसी बिंदु स्रोत से आती किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है, और इसे पर्दों पर प्राप्त, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे, अर्थात समतल दर्पण वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। अच्छा, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक क्या होता है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। अब बताओ भाई मेरे, ये सब टोटल हमें कगो पढ़ाए थे विस्तार करके, और क्वेश्चन जब देखोगे ना तो क्वेश्चन पलट के देख लो कि हमारा पढ़ावल है कि नहीं है सर। अच्छा एक चीज और अभी और है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं बउआ। अच्छा इससे पढ़ाए हुए हैं, गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण कई प्रकार के, सबको रिपीट किया है जितना पढ़ा है ना, मेन चीज को क्या किया लिख दिया। एगो अवतल दर्पण, एगो कौन सा, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन उसकी भीतरी सतह से होता है। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, भीतरी सतह से होता है, क्योंकि बाहर से तो रज्जित होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा उसकी परावर्तक सतह कहां से होता है, क्योंकि भीतरी सतह क्या होता है, रज्जित होता है। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, मिलती है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई क्या होती है। अच्छा एक बात और बताए थे कि एफ बराबर क्या बताए थे, वक्ता त्रिज्या की आधी होती है कौन, बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा है। चलिए नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये बता दिए थे कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। आगे देख लो, आगे देख लो, आपको अभी बताए थे दर्पण सूत्र जी कि 1/a बराबर 1/u प्लस 1/, अभी बताए थे आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की। चलो बस इतना ही था। अब देख लीजिए, यहाँ मुख्य सूत्र दिया है, सूत्र एकड़ा में कै गो है, मात्र 4 गो। इस चैप्टर में सूत्र कै गो है, तो एफ बराबर एक सूत्र क्या होता है। अच्छा ये सूत्र किसके किसके लिए, दोनों दर्पण के लिए, और एगो दर्पण सूत्र होता है, ये भी याद करवाए थे ना। अच्छा आवर्धन के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है सब हो गया। आगे देख लो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्या है, आप किताब में देख लो। पहला क्वेश्चन बताओ, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या बताए थे, देखो डबल है, याद करवाए थे। चलो तो काल्पनिक ना जी, परावर्तन कोण होता है, बताओ परावर्तन कोण के 2 नियम बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया
आपतित किरण कहें, आपतित किरण, देखो ये तो नहीं होगा, देखो एक मिनट सुनो, आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, अच्छा परावर्तन कोण है ना जी, तो परावर्तन कोण किसको कहते हैं बताओ? परावर्तन मतलब एगो लौट रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, तो देखो यहां पर देखो परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण क्या कहलाता है? का कोण। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, अभिलंब के बीच का कोण ना जी, नहीं बताए थे, याद करवाए थे कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ओकर बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन के क्या गो नियम, ये सब पढ़ाए हैं। अच्छा बताओ, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा? वास्तविक प्रतिबिंब किसमें किसमें मिलेगा? देखो क्या आंसर में दिया है तुम लोग को बताओ, तो देख के भी बता नहीं सकते हो। वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ाए हैं, बताओ। देखो अवतल है, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, हमेशा कैसा? अब बताओ कि अच्छा बताओ, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा कि उत्तल दर्पण? तो अवतल में ना बउआ, किसमें? चलो अब बताओ, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आभासी प्रतिबिंब सदा किसमें होता है? उत्तल दर्पण में। केवल किसमें? आभासी तो तीनों में ना होगा जी, देखो तो। अच्छा एक बात बताओ, किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, ऐसे उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? अच्छा था, समतल दर्पण में भी कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। तो तीनों प्रकार के दर्पण में बन जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही ना देवल है। अच्छा एक बात बताओ, वस्तु से छोटा, वस्तु से और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? आभासी और वस्तु से छोटा, वस्तु से किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में ना जी। अच्छा, किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता? किसके द्वारा समांतर किरण पुंज मिलेगा? अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में? किसमें? देखो किसी क्या लिखा है, किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? बताए थे किसमें? अवतल में। अवतल में वो चित्र में नहीं बताए थे, मतलब समतल अवतल बोलते रह गई ना, जरा दिमाग में बस गए, एक वीडियो जाके देख लेना। क्या हो जाएगा जी? कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? पढ़ाए थे। अच्छा अच्छा, कहां पर वस्तु को रखे, वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण, अच्छा फोकस पर कब बनेगा? फोकस पर कब बनेगा? अरे प्रतिबिंब फोकस पर कब बनता? देख लो, ये वाला याद करवाए थे। अरे ये देखो कहां गया, ये है ना जी। अब देखो अवतल दर्पण की बात मैं कर रहा था जी। अच्छा ए फोकस पर देखो, फोकस पर प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यह है, जब वस्तु को कहां रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? याद करवाए थे। चलो ये हो गया ना जी। चलो ये तो किताबी सब चीज है, ये हो गया ना। अच्छा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसकी? वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी ना होती है। अरे यहाँ पे एक फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर आर बटा, तो आधी ना होती है जी। इसका आंसर क्या होगा? ख। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो। अरे बताए थे अवतल दर्पण में फोकस और केकर बीच? अरे मतलब वस्तु को एफ और किसके?
पी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा देख लो। ये इसको याद करना बहुत जरूरी। बताओ प्रिंस कुमार, तुम याद किया था ना? अगर ध्रुव देखो कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा? कैसा? सीधा और, समझ में आया? कुछ समझा? चलो 1 मिनट, अब याद हो गया आधा से अधिक? ये बड़ा हो गया ना पूरा जी। चलिए अगला क्या है, अब बताओ किसी अवतल, अच्छा अभी कौन सा प्रतिबिंब था जी? ग होगा, पढ़ाए थे ना सारा टोटल। अब बताओ किसी अवतल दर्पण द्वारा भासी सीधा और आवर्धित, ये बताए थे। सीधा किसी अवतल दर्पण में, किस दर्पण में? अच्छा, आभासी प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती कहाँ होता है? देखो कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। आभासी, सीधा और बड़ा, सीधा और, ये पढ़ाए थे, देख लो कहाँ गया, इसको याद कर लोगे तुम्हारा दिमाग में आ जाएगा। ये पढ़ाए थे सीधा, आभासी और क्या जी? बड़ा। कहाँ पर है देखो, सीधा सीधा देखो, आभासी है, सीधा और बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा। कहाँ उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अब प्रतिबिंब कहाँ रहता है? ध्रुव और, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ? अरे आजा, कहाँ होता जी? कहाँ ये सब हो गया? अरे यार कहाँ चल गए? जब फोकस और ध्रुव के बीच ना जी, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के, जब दर्पण को अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे? ध्रुव और, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और आवर्धित। अच्छा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, पढ़ाए थे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण? मोटर गाड़ी रे तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा ना हुआ है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता हमेशा सीधा, हमेशा। दाढ़ी बनाने के किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? ये सब पढ़ाए हैं, आधा से अधिक याद होगा, ठीक है। कुछ याद कर लीजिएगा अपना। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ यह है, अच्छा 1 मिनट, ऋणात्मक रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? मतलब माइनस में रहेगा। अगर माइनस में रहेगा तो अवतल दर्पण, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? उल्टा, ठीक है। चल आगे तो हो गया खत्म कहानी, इसमें और है, ये सब तो देवले दोबारा दे दिया, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर हुआ। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसका लघुत्तरीय, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? दीर्घोत्तरीय, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। फिर से एक बार, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट।